5 दिन द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट ऑफ टर्म 2 दैट इज फिजिक्स को अब सिर्फ 5 दिन बाकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स को पढ़ा होगा। बट अभी ये जो 5 दिन हमारे पास में है, ये काफी क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि इस टाइम को अगर किसी ने ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो वो 35 में से 35 नंबर भी लेके आ सकता है। मैं रिपीट करता हूं, वो 35 में से 35 नंबर भी लेके आ सकता है। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे जिसमें हम लोग इन 5 दिनों में अगर इन स्ट्रेटेजीज को अगर फॉलो करो तो 30 से 35 नंबर सिक्योर्ड रहेंगे फिजिक्स में। अगर तुमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो भी मैं बोलता हूं उसको तुम अगर फॉलो करते हो तो 35 में से 35 सिक्योर्ड है। बहुत अच्छे तरीके से सारी जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं, जो भी मैं टिप्स बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनो। मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, बट ये जो स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं इससे तुम बिल्कुल अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर लेके आ सकते हो। मैं अपने बारे में ज्यादा बोस्ट नहीं करना चाहता हूं, बट इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैंने 12th बोर्ड में स्टेट में 4th रैंक सिक्योर किया, और इसके अलावा IIT JEE भी क्लियर किया, है ना। उस समय हमारे टाइम पे IIT JEE हुआ करता था, JEE एडवांस नहीं हुआ करता था। IIT JEE और AIEEE उस समय अलग अलग हुआ करते थे। खैर, तो मैं वही स्ट्रेटेजीज तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि हम लोग एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, है ना। 35 आउट ऑफ 35 भी हम लोग यहां पर सिक्योर कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारी स्ट्रेटेजीज को देखते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है थ्योरी। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी है? थ्योरी है तो क्या थ्योरी में क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, अगर तुम्हें अच्छा रैंक लाना है, अगर तुम्हें CBSE बोर्ड में अच्छा रैंक लाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो तुम्हारा NCERT की जो भी थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर तुमने NCERT की रीडिंग लगा चुका है अभी तक, अगर तुमने रीडिंग लगा लिया है NCERT पूरी की पूरी, अगर तुमने रीडिंग लगाई है तो वेल एंड गुड। अगर वो चीज अभी तुमने नहीं लगाई है तो क्या तुम अभी NCERT कंप्लीट कर पाओगे? इस मोमेंट ऑफ टाइम में तुमको बोला जाए कि NCERT बुक पढ़ो, तो अभी इस मोमेंट में वो एडवाइस बहुत ही बड़ी बेवकूफी भरी एडवाइस होगी, है ना, कि तुमको मैं बोलूंगा कि NCERT पढ़ो। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से सब कुछ अरेंज करके रखा है ना। मुझे पता था कि तुम लोग कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो खैर, जिसने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। जिसने अभी तक अगर कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने NCERT के ऊपर 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, है ना। उन 1 शॉट वीडियोस में मैंने NCERT लाइन टू लाइन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं उसमें, लाइन टू लाइन सारे कॉन्सेप्ट्स। तुमको अगर ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम पूरी की पूरी NCERT पढ़ रहे हो उसमें से, है ना। जो मैंने 1 शॉट बना रखे हैं, बहुत ही दिल लगा के मैंने बनाया है, बहुत ही क्रिस्प बनाया है, ताकि कम से कम शब्द में तुमको हर चीज NCERT का हर चीज मैं उसमें डिलीवर कर सकूं, और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं। कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें छूटेगा नहीं, है ना। तुमको ऐसा लगेगा, इस फ्लो में लगेगा कि तुम NCERT ही पढ़ रहे हो साथ साथ में। और अगर तुमको मैं बताऊं कि टर्म 2 के सारे सिलेबस तो ऑलरेडी उसमें मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, और उसमें ये खास बात है कि जो भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं वो ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे के तुमको वीडियोस मिलेंगे, ऑन एन एवरेज सारे चैप्टर्स को अगर देखोगे तो, टर्म 2 के सारे चैप्टर्स को। और ये जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो भी अभी जो बोर्ड CBSE बोर्ड ने सिलेबस रिलीज किया था, उसके बेसिस पे, ये लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे टर्म 2 जो डिलेटेड पोर्शन है वो मैंने इसमें से हटा रखे हैं। तो इसको तुम अभी के लिए जो 5 दिन है, 5 दिन में अगर तुम हर एक दिन में 2-2 चैप्टर्स भी लेते हो तो टोटल हमारे पास में 7 चैप्टर्स है ना। इसमें रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक चैप्टर है, मैंने उसको दोनों को सेपरेट करके बनाया, थोड़ा बड़ा चैप्टर था। तो खैर, अभी तुम उसमें क्या कर सकते हो, हर दिन 2 से 3 चैप्टर अगर तुमने निपटा दिया, है ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। एक बार अगर तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट हो गया तो तुम एक बहुत अच्छे सेफ साइड में चले जाओगे, है ना। थ्योरी कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बिना अगर तुमको कोई बोलता है कि मैं तुम्हें गेस पेपर दे देता हूं, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस गेस करा देता हूं और तुम्हारा इससे काम चल जाएगा, तो इससे नहीं, तुम कितने गेस पेपर करोगे? 2, 4, 6, उसके बाद भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुमने NCERT की थ्योरी कंप्लीट कर रखा है तो तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, मैं कुछ तो लिखूंगा उस क्वेश्चन में, कुछ तो लिखूंगा, और वो अच्छा ही लिखोगे, है ना। अगर तुमने ढंग से कर रखा है तो बहुत अच्छा लिखोगे। तो NCERT की थ्योरी पहली बात कंप्लीट होनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है इसका मैंने बना रखा है, NCERT क्लास 12th 1 शॉट फिजिक्स का, तो इसमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। उसमें से तो टर्म 2 के लिए स्पेशली हमें चैप्टर कंप्लीट करना है 8 से लेके 14 तक, है ना। 8 से लेके 14 तक उसमें हमें कंप्लीट करना है। तो सब कुछ पैकेज उसमें बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री, ठीक है।
अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में स्ट्रेटजी बोलो या जो भी हमारे पास में टिप्स बोलो, दैट इज फिगर्स एंड ग्राफ्स। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो क्या सीबीएसई जो है वो ऑब्सेस्ड विद ग्राफ्स है, जो भी ग्राफ्स है, जो भी फिगर्स हैं, उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है क्या? तो हाँ, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। और सिर्फ सीबीएसई ही नहीं, अगर कोई मुझे भी बोलता है कि कुछ क्वेश्चन सेट करो बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए कुछ थ्योरेटिकल अगर मुझे क्वेश्चन सेट करने को देता, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस देता जिसमें खूब सारे भर भर के फिगर्स हों, ग्राफ्स हों और जो भी स्कीमेटिक डायग्राम्स हों, ऐसे ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते, मैं इस तरह के क्वेश्चंस उसमें फ्रेम करता। और किसी की भी जनरल मेंटेलिटी होती है, क्योंकि अगर तुम्हें किसी की अगर तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें जज करना है, या फिर तुम्हें कुछ किसी के कॉन्सेप्ट्स को तुमको देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट्स किस हद तक है, कितना अच्छा है, तो वो देखोगे तुम किस तरह से वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना, किस चीज़ों से। अगर उसने थ्योरीज के साथ साथ कुछ ग्राफ्स भी बना के दिया है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने ग्राफ्स भी बनाया, उसको आंकड़े भी मालूम है ना, वो उसको फिगर्स भी मालूम है, उसको स्कीमेटिक भी पता है, तो वो दिखाता है कि तुम्हारी लेवल ऑफ नॉलेज। तो एनसीईआरटी जो भी एनसीईआरटी बुक में हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज रिलेटेड विद सम ग्राफ्स और सम फिगर्स और सम स्कीमेटिक, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं तुमको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं कि किस तरह से सैंपल पेपर भी अगर तुम लोग देखोगे तो कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है सीबीएसई फैक्ट्स और फिगर्स से, जो भी फिगर्स एंड ग्राफ से, वो देखोगे। तो ये देखो, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर उसने सैंपल पेपर में ही क्वेश्चन दिया हुआ था, मार्किंग स्कीम में ये डाला हुआ है, अगर तुमने ये नहीं बनाया बैंड गैप वाला जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये तुम्हारे नंबर कट कर देगा, है ना, मार्किंग स्कीम में। उसी तरह से यहाँ पर कुछ हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ ग्राफ्स हैं, है ना, वो भी उसमें बना रखा है, मार्किंग स्कीम में डाल रखा है। उसी तरह से ये फोटो डायोड्स है, उसमें भी वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम इस तरह के ग्राफ्स बनाओ, है ना, इस तरह के ग्राफ्स बनाओ। उसके बाद नीचे हमारे पास में ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाला जो है रेक्टिफायर के ऊपर भी उसने ये दिया हुआ है, उसके ऊपर सर्किट पूछा था, ये रेक्टिफायर सर्किट है, फिर उसमें उसका ग्राफ्स है, तो ये ग्राफ्स पूछा था। फिर यहाँ पर ये हमारे पास में हाइगन्स प्रिंसिपल में जो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो हमें प्रूफ करना होता है, उसका ग्राफ्स फिगर्स जो पूछा हुआ है इसमें, है ना। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी तुमको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, टेलीस्कोप में भी फिगर बनाना पड़ेगा। फिर इस तरह के सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स है, उसके ऊपर भी फिगर्स बनाना पड़े। मतलब हर जगह तुम्हें ये सारे सैंपल पेपर से ही उठाए हुए हैं, हर क्वेश्चन में तुम्हें ये इस तरह के फिगर्स के ऊपर मार्किंग स्कीम दिखेगी। तो फिगर्स को तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चाट जाना है ना। जहां जहां पर एनसीईआरटी में दिखता है कि यहां पे फिगर आ रहा है, यहां पे ग्राफ्स आ रहे हैं, तो ऐसे जगह पे समझ लो कि वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस निकल सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सीबीएसई काफी ऑब्सेस्ड है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें तुमको वो एक्सपेक्ट करेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी दिया हुआ है कि ग्राफ बनाओ, बट वो मार्किंग स्कीम में वो डाल के रखेगा कि इसमें तुमको ग्राफ बनाने पे ही नंबर मिलेगा। वो कुछ पार्ट मार्किंग स्कीम का रहता है जिसके ग्राफ्स के ऊपर रहता है। तो ये चीज एक ध्यान देने वाली बात है ना। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिसको मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया जब मैं क्लास 12th की एग्जाम दे रहा था, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा फॉलो किया, राइटिंग प्रैक्टिस। अभी 5 दिन है तुम्हारे पास में, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो उसको तुम लिखने की कोशिश करो। तुम अगर कुछ तुम पढ़ रहे हो, तो अगर तुम उसको एक बार लिख लेते हो ना, तो लिखने से क्या हो जाता है, तुम्हारे दिमाग में एक उसका पूरा का पूरा सिस्टमैटिक प्लान बन जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हो, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हो। अब तुमने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या किया, मैंने बोला डायग्राम पहले सोचो, इसमें डायग्राम बन सकता है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना दिया, है ना, डायग्राम बना दिया। अब ये सोचो, ये तुम जब पढ़ रहे हो उस समय करो। अब डायग्राम बनाने के बाद तुम सोचो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में घूम फिर के एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्निफिकेशन का तुम उसको डिराइव करके बता दो, है ना, मैग्निफिकेशन। तो वहां पर तुम मैग्निफिकेशन का जब प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैग्निफिकेशन का फटाफट एक बार डिराइव करके भी देख लो, है ना, वहां पे डेरिवेशन देख लो, और फाइनल फॉर्मूला एक बार दिमाग में तुम्हारा वो भी रहने दो, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा कोई भी चीज, किसी भी चीज को, एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो इन 5 दिनों में, तो इस तरह से तुम अपने सिस्टमैटिक तरीके से उसको ये लिख के तुम प्रैक्टिस करो कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सबसे तो आने वाले क्वेश्चन है ना, इनमें से तो 1-2 तो आएंगे ही आएंगे। तो वो चीज तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसमें मुझे क्या क्या लिखना है
है ना। तो वो एक बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे लिए एक वो सिक्योर भी हो जाएंगे और तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टमैटिक प्लान भी बन जाएगा कि किस तरह से तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो, किस क्या क्या उस क्वेश्चन में लिखने वाले हो। तो ये एक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है, थ्योरी पढ़ लेते हो, पढ़ते रहते हो। अब जब तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा मैं क्या क्या लिखूं। तुम्हारे दिमाग में अरे मैं वो लिखूं क्या, ये लिखूं या, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से तुम उसको नहीं सोच पाओगे, सिस्टमैटिक तरीके से उसको जोट डाउन नहीं कर, बाद में लगेगा अरे यार मुझे तो ये आता था, वो मैं ग्राफ उसमें डाल देता। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। तो प्रैक्टिस अगर रहेगी, राइटिंग प्रैक्टिस, तो तुम्हारे दिमाग में पहले से प्री प्लान रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे इसमें क्या क्या लिखना है, वो पॉइंट तुम्हें पता रहेगा, है ना। तो एक तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन जाता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आ जाता है न्यूमेरिकल्स। तो मुझे पता है कि तुम लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी, रिस्क है तो इश्क है ना, रिस्क है तो इश्क है। अब न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज होती है जो अगर तुम्हें आती है तो 100%, नहीं आती है तो लड्डू, ऐसी चीज होती है न्यूमेरिकल, है ना। तो या तो तुम्हें वो पूरी की पूरी नंबर देके जाएगी या तुम्हारे पूरी की पूरी नंबर लेके जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कर दिया कुछ कर दिया तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। अब बहुत बार और वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक में तुमको कुछ और वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्या रहता है कि एक में तुमको कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ लिखने के लिए रहता है ना, और करके नीचे में आएगा एक न्यूमेरिकल दे देगा। अब अगर तुम्हें वो न्यूमेरिकल आता है तब तो वो पूरा नंबर लेके जाओगे, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में ये रहता है कि वो किस जगह पे मार्किंग स्कीम में किस स्टेप में नंबर काट ले। बट अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो तुमको पता है कि तुमको फुल नंबर वो देके जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर न्यूमेरिकल की तुम्हारी प्रैक्टिस है तो इन 5 दिनों में तुम्हें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। अब किस तरह से करना है, अभी बहुत बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं मुझे तो आता है, अभी जैसे लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, बहुत ही सिंपल है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब v भी दिया हुआ रहेगा, u भी दिया रहेगा, मान लो f निकालने के लिए तुम्हें बोला जाएगा, कुछ भी एक इसमें से हटा दी। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, अब तुमको गड़बड़ होगी एग्जाम में साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हें फॉर्मूला याद है बट फॉर्मूला तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुमको अब बी नेगेटिव यू नेगेटिव पॉजिटिव, वहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर तुमको लगे चलो वो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन तुम्हें पूरा नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, फिर भी तुम्हें क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास श्योरिटी नहीं है कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ कर दूंगा, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दूंगा। और ये बात तुम्हें एग्जाम में जाने के बाद समझ में आएगी। इसीलिए हर एक टाइप के कोई किसी भी तरह का जो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ऐसा मत समझो कि मैं सॉल्व कर लूंगा। एक दो क्वेश्चन उसके करके देख लो, इजी क्वेश्चन भी करके देख लो। जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने जो वन शॉट बनाया उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराता हूं। और उस एग्जाम्पल क्वेश्चन से यही चीज रहता है कि एक छोटा से छोटा फॉर्मूला भी है, तो उसमें हम लोग किस तरह से अप्लाई करें। अगर तुमने एक बार कम से कम किया हो या फिर एक बार प्रैक्टिस रहे तो तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम हाँ ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एक बार करके देख लो, सारे टाइप के क्वेश्चंस एक बार अप्लाई करके देख लो। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा और तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके जाओगे और पूरे नंबर लेके आओगे। तो ये चीज तो हो गया। अब तुमने 1 2 3 4 जो काउंटर होता है 5 4 3 2 1, 19th का डेट आ गया, 19 तारीख आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया है? अब हमारे पास रह गया है सिर्फ 1 दिन, और उस 1 दिन में हमें क्या करना है? हमें सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके होंगे। वो फॉर्मूले तुम्हें जोट डाउन करते जाने हैं और उसको एक जगह लिख के रखना है, और फाइनल उस दिन तुम्हें सारे फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितने टाइम तुम रिवाइज कर सको, जितनी बार देखना, एक बार ऊपर से नीचे तक रिवाइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट टाइम पे वो करना है। ठीक है, तो इन 5 स्ट्रेटेजीज को अगर तुम फॉलो करोगे, एक चीज मैं वो बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, ये 5 स्ट्रेटेजीज तो हो गए जिसको तुम्हें फॉलो करना है इन 5 दिनों में। एक चीज जो नहीं करना है, जो मैं देखता हूं यूट्यूब में लोग इधर उधर करते रहते हैं, दूसरों के नोट्स, दूसरों के हैंड रिटन नोट्स, ये कभी काम नहीं आते यार। लोग हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, मुझसे भी मांगते हैं, मैं दे देता हूं अपने जो भी प्रेजेंटेशन होता है या फिर वो वाले नोट्स में दे देता हूं। बट खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स अगर तुमने नहीं बनाए हो नोट्स, तब तो बहुत ही गलत बात है। खुद के हाथ से बने हुए नोट्स ही तुम्हें काम आएंगे।
दूसरे को नोट्स में उसने क्या छोड़ा है, क्या सोच के लिखा है, जो जो उसको समझ में नहीं आता होगा, उसने उसने कुछ उस तरह से लिखा होगा, या फिर उसने अपने तरीके से नोट्स बनाया। कोई भी नोट्स बनाएगा अपने तरीके से बनाएगा। जो चीज़ तुम्हें लगता है कि नहीं आता है वो तुम जोट डाउन करोगे। जो चीज़ तुम्हें लगता है कि चलो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से बनाओ नोट्स। कभी भी दूसरों के नोट्स से फायदा नहीं है। नोट्स के पीछे मत भागो, दूसरों के नोट्स के पीछे मत भागो, खुद के नोट्स बनाओ। हालांकि ये जो कहने का टाइम था वो अब खत्म हो चुका है, बट फिर भी अभी जो 5 दिन है ना, उसमें एक शॉर्ट नोट, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट, जब तुम वन शॉट पढ़ रहे होगे बहुत शॉर्ट में बनाना, ठीक है। वो लास्ट मोमेंट में जो जिस दिन न्यूमेरिकल रिवाइज करोगे ना उस दिन, जिस दिन फॉर्मली रिवाइज करोगे वो उस दिन नोट्स भी, वो जो भी नोट्स तुमने हाथ से बनाए, खुद के बनाए नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दूसरे को नोट्स काम नहीं आएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा दूसरों के नोट्स में, तो खैर वो काम मत करना। तो चलो यार, जो भी मुझे टिप्स देने थे, ट्रिक्स देने थे, स्ट्रेटजीज बोलो, वो सारे मैंने बता दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम फोड़ के आओ, फिजिक्स के एग्ज़ाम। फिर उसके बाद जब फोड़ के आओगे तो नीचे में कमेंट में लिखना कि हाँ ये जो स्ट्रेटजीज था वो काम आया। मैं जनरली इस तरह की स्ट्रेटजीज वीडियो बनाता नहीं, बच्चों का टाइम मैं किसी भी तरह से ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। बट ये जो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद भी जब तैयारी की थी तो मुझे ये फ्रूटफुल रिजल्ट देके गया। जब मैंने बताया था मेरी रैंक 4th रैंक लगी थी स्टेट में। तो इस तरह के अगर तुम इस तरह से अगर फॉलो करोगे जो भी चीज़ मैंने बताया, तो बहुत अच्छा करके लेके जाओगे। अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है तो थोड़ी उससे बेहतर तो हो जाएगी, एटलीस्ट उससे बेहतर हो जाएगी। अगर 35 में 35 नहीं लेके आओगे, 35 में से 30 लेके आओगे, जो बिल्कुल ही खराब है वो 28 तक भी लेके आओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए मैंने बनाया है। मैं तुम्हारा टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट रखा है, ठीक है। चलो अच्छे से तैयारी करो, और जब एग्जाम खत्म हो जाए तो यहाँ पर आके फिर कमेंट करना, ठीक है। और अगर अभी पसंद आ जाता है ये जो मैंने तुमको बताया, अगर तुमको लगता है कि हाँ मेरे लिए यूजफुल है, तो एक लाइक भी जरूर दे देना। तुम्हारे लिए मेहनत करके मैंने ये बनाया है, ठीक है। चलो फिर, ऑल द बेस्ट।